सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट सेक्शन जो था वो बेसिकली लिक्विड का प्रेशर निकालने के लिए था। लिक्विड के कारण कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है उसके कारण था। रोटेटिंग कंटेनर्स में भी देख लिया, एक्सेलरेटेड कंटेनर्स में भी देख लिया और रेस्ट कंडीशन में भी आपने देख लिया था। अब देखिए बॉइंट फोर्स के ऊपर बात हो रही है। जब भी किसी बॉडी को हम कंप्लीटली या पार्शियली किसी लिक्विड के अंदर इमर्स कर देते हैं, डुबो देते हैं, तो उसके ऊपर लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। यू नो व्हाट इज द कॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर? लिक्विड क्यों प्रेशर एक्सर्ट करता है? लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट क्यों करता है? थर्मल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के पास और वो क्या करते हैं, वॉल से कोलाइड करते रहते हैं। वॉल से कोलाइड कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उससे भी कोलाइड करेंगे, तो दे विल ट्रांसफर सम मोमेंटम टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और टू द ऑब्जेक्ट्स। और जो फोर्स लगेगा हमेशा किस तरीके से लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो प्रेशर आ जाएगा उसके ऊपर, है ना, प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी लिक्विड को आप चाहे पूरी तरीके से या पार्शियल बेसिस पे अगर किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर लिक्विड जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है। उस फोर्स को बॉयंसी फोर्स या बॉयंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, उस बॉयंट फोर्स के कैलकुलेशन के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया है। वो बताता है कि ये फोर्स लग कितना रहा होगा। तो बॉयंसी का कांसेप्ट तो यही है कि लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट को डाल दीजिए तो सराउंडिंग फ्लूइड जो है या सराउंडिंग लिक्विड एक फोर्स एक्सर्ट करना चालू कर देगा। ठीक है, अब उसके बारे में दो बातें हैं जिसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इस लाइन को। इट इज द नेट फोर्स ड्यू टू ऑल द प्रेशर डिफरेंसेस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट मास होगा। ऑब्जेक्ट तो एक फाइनाइट साइज का होगा, और अगर फाइनाइट साइज का होगा तो हो सकता है कि उसका अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग डेप्थ पे हो। फॉर एग्जांपल एक मान लो लंबा सा सिलेंडर है। अगर कोई एक लंबा सा सिलेंडर है तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट है, तो टॉप मोस्ट सरफेस पे कुछ अलग फोर्स लगेगा क्योंकि वहां प्रेशर अलग है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कुछ अलग प्रेशर है तो अलग फोर्स लगेगा। तो प्रेशर के डिफरेंस के कारण एक नेट फोर्स झेलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। लिक्विड के कारण उसे क्या कहेंगे? बॉयंट फोर्स कहेंगे। प्रेशर में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये लिक्विड है, मतलब इस कंटेनर में लिक्विड भरा पड़ा है और इस तरीके से एक सिलेंडर, ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है या अलग अलग है? सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ पर कुछ फोर्स आएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया P1 into A, यहाँ का कुछ आएगा P2 into A, यहाँ पर इसकी साइड में भी कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। तो नेट प्रेशर्स के कारण, नेट प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लग रहा है उसे बॉयंट फोर्स कहेंगे। इन शब्दों को मैं बाद में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कह रहा हूं मैं। नेट फोर्स ड्यू टू ऑल प्रेशर डिफरेंसेस। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये वाले फोर्सेस तो क्या हो रहे होंगे? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ का प्रेशर सपोज कह देते हैं कि ये कुछ h1 हाइट थी और ये अंदर डेप्थ में कितनी हो गई? h2 हाइट हो गई। तो यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी h1। यहाँ पर कितना लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी h2। नेट फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों? कहाँ ज्यादा फोर्स लग रहा है, ऊपर में या नीचे में? नीचे में। तो एक नेट फोर्स कहाँ लग जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चीज पे आ जाता हूं। इट यूजुअली बट नॉट नेसेसरीली एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, ये क्या लिखा है? ये गलत लिख दिया मैंने, अपोजिट वर्ड लिखना भूल गया हूं। इट यूजुअली बट नॉट नेसेसरीली एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी। तो यहां पर मैंने बताया ना P2A is greater than P1A, तो नेट फोर्स कहां लग जाएगा? ऊपर की तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में यूजुअली एक्ट करेगा। अब यूजुअली इसलिए लिखा है और कोष्ठक में लिख दिया है बट नॉट नेसेसरली, दैट मींस देयर मे बी सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब ये टॉपिक ऑलमोस्ट अपने एंड की तरफ होगा, वहां पर कुछ स्पेशल केसेस बताऊंगा। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है, ये जी इफेक्टिव की अपोजिट डायरेक्शन में लगे। वैसे तो जानते हो ना, लिक्विड के अंदर डाल दिया तो बॉयंट फोर्स कहाँ लगता है? ऊपर की तरफ। 9th में पढ़ते हुए आते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये लाइन मेरी फेवरेट है और मैं चाहता हूं इसे आप भी अपनी फेवरेट बनाएं। इट इज द नेट फोर्स ड्यू टू ऑल प्रेशर डिफरेंसेस। P2A और P1A के कारण जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो एक तरीके से बॉयंट फोर्स का मेजर है। नेक्स्ट आ जाता हूं कि अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देता है, ये बताता है कि आप नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे निकालेंगे। जब भी लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट आया होगा, जैसे सपोज यहां पर आया,
तो इसने क्या किया होगा कि इतने अमाउंट का लिक्विड हटा के उसकी जगह तो आया, इतनी जगह उसने हटाई, डिस्प्लेस किया इतना लिक्विड और उसकी जगह पे खुद आके बैठ गया है। तो यहां पर बॉयंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड हटा के आया, यहां से इतना इतना लिक्विड मान लीजिए बाहर आ गया, अब ये जो लिक्विड आया है ना, इसका जो भी वेट होगा mg, वही आपका बॉयंट फोर्स होगा। समझ गए? तो इसका वेट कैसे निकालोगे, मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अभी डेंसिटी किसकी बच्चों, लिक्विड की, ऑब्जेक्ट की नहीं, क्योंकि हमने कहा वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी भी किसकी होगी, लिक्विड की। और वॉल्यूम कितना, ये वॉल्यूम उतना ही जितना ऑब्जेक्ट का था, क्योंकि उसी ने तो डिस्प्लेस किया है। तो लिक्विड की डेंसिटी यहां पर लिखी जाती है विच इज सिग्मा, लिक्विड की डेंसिटी वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का और मल्टीप्लाइड बाय जी, तो सबका होता ही है। क्या मैं ये बता चुका हूं तुम्हें बॉयंट फोर्स लिखने का तरीका? एक बार हल्का सा अपने डिस्कशन किया होगा इसके मैटर पे, ठीक है। तो लेट अस से एक एग्जांपल लेके अपन देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीटली अंदर, इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड। लेट अस से कि इसकी डेंसिटी रो है और सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। मैं कह देता हूं कि इसके ऊपर बॉयंट फोर्स बता दो कितना है। तो मान लेता हूं इसकी वॉल्यूम जो है वो v है। क्या लिखोगे फटाफट बताओ, बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा लिक्विड, मतलब इतना इतना लिक्विड इसने डिस्प्लेस कर दिया ना, तो उसका वेट लिखना है, डेंसिटी लिक्विड की, वॉल्यूम इसका ऑब्जेक्ट का और g। सपोज मैं कहता हूं कि लिक्विड कंप्लीटली अंदर नहीं है, जो ये ऑब्जेक्ट है ये कंप्लीटली लिक्विड के अंदर नहीं है। मान लीजिए कि इतना ही पोर्शन अंदर है, इसे मैं कहूंगा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड VL, जो कि पूरा वॉल्यूम नहीं है, ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम नहीं है। तो अब ये भी सिग्मा ही है, ये रो है, तो बताइए इस केस में बॉयंट फोर्स ही कितना एक्सपीरियंस करेगा, ये सिग्मा इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय g। और अगर ये ऑब्जेक्ट तैर रहा है, इफ इट इज इन अंडर फ्लोटिंग कंडीशन, तो ये इक्विलिब्रियम में भी होगा, और इक्विलिब्रियम में होगा मतलब इसका जो वेट mg है वो किससे बैलेंस होगा, बॉयंट फोर्स से। g इफेक्टिव कहां लग रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉयंट फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। सोच के देखो, बाहर ऊपर से क्या लग रहा है, मतलब लेटर से कि मैं कह देता हूं इस पूरी का लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो v है, सॉरी लिक्विड का नहीं ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v है, तो एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg। बदले में ऊपर क्या लग रहा होगा, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स ने mg को बैलेंस कर रखा है। बॉयंट फोर्स कितना, जल्दी बोलें, सिग्मा VL into g, दैट इज बैलेंस्ड बाय ऑब्जेक्ट का mg। ऑब्जेक्ट का mg क्या, रो इनटू ये v पूरा और इनटू g। फ्लोटिंग कंडीशन में थोड़ा बहुत तो उसमें इमर्ज होगा ना वाटर में, बिल्कुल है ही, बिल्कुल ठीक है, समझ गए बात को। अब एक बात और सुन लें, as long as the object is completely inside the liquid, suppose एक रॉड है, रॉड आपने लिक्विड के अंदर ऐसे रख रखी है, दूसरे कंडीशन में आपने रॉड को ऐसे रख दिया, थर्ड कंडीशन में लेटर से आपने रॉड को ऐसे रख दिया, ठीक है। अगर पूरा का पूरा वॉल्यूम अंदर ही है तो ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी विल नॉट मैटर, कि किस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, एज लॉन्ग एज द वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड रिमेन्स द सेम। अगर वॉल्यूम यहाँ पर जो अंदर सबमर्ज्ड है वो v है, यहाँ पर भी v है और यहाँ पर भी v है, तो इन तीनों केसेस में जो बॉयंट फोर्स है वो कितना लगेगा, सिग्मा v इनटू g। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन, कैसे आपने ऑब्जेक्ट को अंदर रखा हुआ है। अगर इनसाइड द लिक्विड वॉल्यूम सेम है तो बॉयंट फोर्स सेम लगेगा। ऑल्सो वन मोर थिंग जो आपको याद होनी चाहिए, कि इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। जिस ऑब्जेक्ट को आपने पानी के अंदर डाला है या लिक्विड के अंदर डाला है उसकी डेंसिटी में भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ये देखो गजब की बात ये है, इसका मतलब है कि मान लो एक 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक था, एक 1 मीटर क्यूब का यहाँ पे भी ब्लॉक था, यहाँ पे भी ब्लॉक था, ये एक आयरन का है, और लेटर से ये इसमें मैंने भर दी क्या भरते हैं इसको, थोड़ा सा एल्यूमिनियम कहते हैं, एल्यूमिनियम, चलो एल्यूमिनियम डाल दिया, ठीक है ना। आयरन और एल्यूमिनियम दोनों ब्लॉक जो हैं वो 1 मीटर क्यूब के और कंप्लीटली इनसाइड वाटर है,
ठीक है। अब इसमें एक बात समझने की है कि दोनों की डेंसिटीज तो अलग अलग है ऑब्जेक्ट्स की, बट द बॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय बोथ ऑफ देम इज सेम। दोनों को बॉइंट फोर्स सेम लग रहा होगा, इसमें भी बॉइंट फोर्स सेम है और इसमें भी बॉइंट फोर्स। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये तो ज्यादा भारी है, ये नीचे गिर जाएगा, वो हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तैर जाएगा, आधा बाहर निकल जाएगा, ये फालतू बकवास नहीं। मैं अभी क्या कह रहा हूं कि बॉइंट फोर्स, लिक्विड ने क्या किया वो पूछा जा रहा है। नेट फोर्स की तो चर्चा हुई नहीं है अभी, जो नेट वो कहां कितने से जा रहा है, किधर गिर रहा है, कहां हो रहा है, वो अभी उसकी बात फालतू बात नहीं। मेन बात पे आते हैं कि लिक्विड के बारे में बात की जा रही है, लिक्विड के द्वारा बॉइंट फोर्स की बात की जा रही है। तो किस पे बॉइंट फोर्स ज्यादा लग रहा होगा? किसी पे भी नहीं, दोनों पे सेम लग रहा है। कितना लगेगा बॉइंट फोर्स? दैट इज इक्वल्स टू लिक्विड रो और 1 into g। 1 क्यों लिखा? 1 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम मीटर। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखिएगा जो लिखवा रहा हूं। देखिए, the bite force does not depend upon the orientation of the body. The buoyant force does not depend upon the orientation of the body. The buoyant force does not depend upon the orientation of the body as long as the volume submerged in the liquid is same. As long as the volume submerged in the liquid is same. As long as the volume submerged in the liquid is same. Also, it does not depend upon the density of the liquid, density of the solid object. Also, it does not depend upon the density of the solid object under consideration. Suppose अभी ये ब्लॉक है m मास का जो स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्टेड है और आपसे पूछ लिया कि इसकी स्प्रिंग बैलेंस की कुछ ना कुछ रीडिंग रही होगी, ठीक है, kx बराबर क्या रहा होगा? mg, हाँ है ना। तो जैसे ही अब आप क्या करते हैं कि अगर ये रही स्प्रिंग बैलेंस अगेन, बट अब क्या कर दिया आपने, इसको एक लिक्विड में इमर्स कर दिया। अब मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, तो क्या होगा? ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या सीधा था कि mg जो है वो kx को बैलेंस किया हुआ था, ठीक है। अब क्या होगा, इस पे mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, kx ऊपर लग रहा होगा, लेकिन साथ में लिक्विड भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा व्हिच इज नोन एज द बॉइंट फोर्स। क्या ये बॉइंट फोर्स kx को घटाएगा या बढ़ाएगा? घटा देगा। kx की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी अब? mg माइनस बॉइंट फोर्स। तो अब जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, कि x डैश हो जाएगा जो कि ओरिजिनल x से कम है, तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल डिक्रीज। वेरी इजी। अब लेट अस से मैं कुछ केसेस की बात करना चाहूंगा। केस 1, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? सिंक कर जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। लेट अस से कि मैंने कहा ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है और ऑब्जेक्ट को यहां से मैंने फेंक दिया, चलो रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया, इसकी डेंसिटी कितनी है? सिग्मा रो है। वॉल्यूम लेट अस से v है। अगर ये ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू दिस, सो दिस विल सिंक। तो ऑब्जेक्ट जो है वो तो सिंक कर जाएगा, पहली बात तो ये। तो जब ऑब्जेक्ट सिंक करता है ना, दो बातें पूछी जा सकती है। पहली चीज तो अगर आपने इसे यहां से रिलीज किया है तो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सारी बातें बताऊंगा, चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी बात हो, कंप्लीट अपन चलेंगे। हो सकता है किसी को लग रहा हो अरे यार ये सब तो आता है, तो क्या हो गया, एक और सुन ले। एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगेगा? mg वाला फोर्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। एक कौन सा फोर्स लगेगा? बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो कहने का मतलब अगर mg की वैल्यू बॉइंट फोर्स से ज्यादा, कैसे पता चला mg की वैल्यू ज्यादा होगी बॉइंट फोर्स से? रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, ठीक है। अगर mg की वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा रो vg, अगर बॉइंट फोर्स की वैल्यू लिखना चाहूं तो लिखूंगा सिग्मा vg। और क्योंकि रो सिग्मा से ज्यादा है इसलिए मैंने कह दिया mg की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? नेट फोर्स कितना लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? जल्दी बताएं। mg माइनस बाइंड फोर्स। तो mg माइनस बाइंड फोर्स कितना हो जाएगा? रो माइनस
मल्टीप्लाइड बाय व्हाट vg। ये नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। कभी कोई पूछ ले एक्सेलरेशन कितना एक्ट कर रहा है, बताओ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा फटाफट। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर m into a सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा into vg डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये समझ में आया क्या? तो देखो v से v कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा बाई सिग्मा इनटू g, मतलब रो माइनस सिग्मा अपॉन रो इनटू g। एक बात और पूछी जा सकती है, व्हाट इज द अपैरेंट वेट? कोई ये भी पूछ सकता है अपैरेंट वेट कितना होगा, बताओ व्हाट इज द अपैरेंट वेट? एक्चुअल वेट तो इसका mg है, लेकिन बॉयंट फोर्स इसके वेट को कुछ अमाउंट से कम कर देगा, तो व्हाट विल बी द अपैरेंट वेट? mg में से क्या माइनस कर दोगे, बॉयंट फोर्स माइनस कर दोगे, तो कितना हो जाएगा ये, रो माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी। देखो किताबों में ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखो, रो कॉमन निकाल लो और वीजी तो है ही अंदर, ये हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। इस रो वीजी को वो एक्चुअल वेट लिखते हैं W। रो वीजी इज व्हाट, ये तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है इनटू वॉल्यूम इनटू जी, से एक्चुअल वेट लिख दिया W इनटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। तो W स्टैंड्स फॉर एक्चुअल वेट। तो ये अपैरेंट वेट होता है बच्चों, घट गया ना, कुछ अमाउंट से घटा हुआ मिलेगा, ठीक है, नोट रो इज इक्वल टू सिग्मा। सेकंड केस, अच्छा लिखेंगे आप, सेकंड केस, यस प्लीज नोट डाउन द सेकंड केस। अगर रो और सिग्मा सेम हो जाए, लिक्विड है, ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है, वॉल्यूम भी है, रो डेंसिटी है, बाहर सिग्मा है, अगर रो और सिग्मा बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि mg और बॉयंट फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस आउट कर देंगे। तो इसका मतलब है मास विल बी रो vg इज इक्वल्स टू सिग्मा vg। रो vg और सिग्मा vg इक्वल हो जाएंगे, सिंपल बात है, इसमें क्या बताऊं। तो व्हाट विल बी द अपैरेंट वेट? इसका अपैरेंट वेट कितना हो जाएगा, mg में से अगर आपने बॉयंट फोर्स माइनस कर दिया, इट विल बिकम व्हाट, 0, अपैरेंट वेट 0। ये हमेशा ऐसी कंडीशन में रहेगा कि ये तैर भी रहा है, नहीं भी तैर, मतलब इट विल नाइदर सिंक नॉर इट विल गो टू द सरफेस, ये बीच में ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है ना। एक तो फ्लोट इस टाइप का भी होता है कि एकदम सरफेस पे कर रहा हो, जैसे लॉग ऑफ वुड, कोई प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक का कोई सामान, तो वो तो सरफेस पे आके फ्लोट करता रहेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है वो अंदर ही करती, थैली देखिए पानी के अंदर थैली, मतलब आप प्लास्टिक की थैली डाल दीजिए, वो अंदर भी फ्लोट करती रहती है ऐसे, मतलब जैसे ओशियंस वगैरह में भी ऐसे ही होता है, तो ठीक है। थर्ड केस, हाँ इसमें पर पूरे इमर्स हो जाएगा, हाँ पूरा इमर्स्ड है, कहीं पे जहां छोड़ दोगे वहीं रह जाएगा, कहीं नेट फोर्स तो है नहीं कि वो इधर उधर मूव करेगा, ठीक है। केस नंबर 3, when density of the liquid or the object is less than density of liquid, rho is less than sigma, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो, ऐसे केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा भाई, इस तरीके से वो फ्लोट कर रहा होगा, सच दैट, अब इसमें एक बात है ध्यान से समझना, अपैरेंट वेट नेगेटिव तो नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि अपैरेंट वेट निकाल ले W डैश व्हिच इज mg माइनस बॉयंट फोर्स, और क्योंकि मैंने ऐसा कह दिया है कि रो की वैल्यू जो है वो कम है, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है, कहीं आप ये ना सोचने लग जाए ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, ये कभी नहीं होगा। अपैरेंट वेट जो है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, वॉल्यूम कम डिस्प्लेस करेगा और उतना ही करेगा कि बस ये फ्लोट कर जाए, समझ रहे हो भाई। एक तो है कि ऑब्जेक्ट का वेट इतना ज्यादा हो, mg इतना ज्यादा हो कि लिक्विड संभाल ही ना पाए, बस बॉयंट फोर्स दे दे पूरा का पूरा वो सिंक कर जाए। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वैसे ही कम है, तो वो अपनी औकात अनुसार लिक्विड डिस्प्लेस करता है, औकात अनुसार लिक्विड डिस्प्लेस करता है कि कितना ही लिक्विड डिस्प्लेस करूं कि बस मेरा वेट सपोर्ट हो जाए भाई, ठीक है ना। तो ये फ्लोटिंग कंडीशन में रह जाएगा। तो द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस the amount of, or I should say
the object displaces liquid such that the buoyant force balances mg, उसके mg को वो बैलेंस करता है, that's it। तो ये वही वाला केस हो गया, इसका जो mg है वो buoyant force को बैलेंस कर दे। mg कितना, मास कितना, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू g बराबर buoyant force कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्स्ड अलग हो जाएगा vl इनटू g। ये फ्लोटिंग कंडीशन हो गई भाई, दिस इज आल्सो नोन एज द फ्लोटिंग कंडीशन। ये फ्लोटिंग कंडीशन भी है, आसान हो। चलिए, अच्छा सवाल है। एक आयरन कास्टिंग है जिसमें लार्ज एक बड़ी सी कैविटी है उसके अंदर, ठीक है। हवा में जब उसका वेट किया गया तो वो 6000 न्यूटन आया। जब उसे पानी में डाल दिया गया तो उसका वेट कितना निकल के आया, 4000 न्यूटन। समझ रहे हो? You have to find out the volume of the cavity inside the iron casting given density of iron is 8 gram per cc and density of water is 1 gram per cc। एक बार कॉपी किताब छोड़ के बस इधर देखें, है ना, मैं टाइम दूंगा अच्छे से, ध्यान से। एक आयरन कास्टिंग है, मतलब एक स्ट्रक्चर है आयरन का और इसके अंदर एक बड़ी सी कैविटी मौजूद है, लार्ज कैविटी इज प्रेजेंट, फाइन। लेट अस से कि इसका जो वॉल्यूम है इस पूरी कास्टिंग का वो v है, कास्टिंग का वॉल्यूम v है और कैविटी का जो वॉल्यूम है वो v डैश है। कितना वॉल्यूम है कैविटी का, v डैश है। कोई दिक्कत? आयरन कहां है, इस जगह पे आयरन मौजूद है, ठीक है। जब इसको हवा में वेट किया गया, आयरन की कास्टिंग को हवा में इसका वेट निकाला गया तो वो कितना आया, 6000। क्या हवा में बॉइंट फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो एक बात आप समझ पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट का वेट 6000 न्यूटन आता है व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, mg। मास कैसे निकालोगे, मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है इसकी, रो ऑफ आयरन। क्या लिखना चाहिए मुझे, 6000 बराबर डेंसिटी ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड बाय कितने वॉल्यूम में एक्चुअली आयरन भरा हुआ है, v माइनस v डैश, आयरन का वॉल्यूम। यहाँ तो कैविटी अंदर खाली एक खोखला है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, v माइनस v डैश मल्टीप्लाइड बाय g। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई है हमारे पास कि v माइनस v डैश इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब इसे एसआई में कन्वर्ट कर दें क्या, एसआई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 8 ग्राम पर सीसी इज हाउ मच, 8 into 10 की पावर 3, तो 8000 कर देता हूं, ठीक है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, क्लियर इनफ। ये सब अब किस में आ गया है, ये एसआई में, मतलब ये वॉल्यूम किस में आएगा, मीटर क्यूब में, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब क्या किया जाता है, इस पूरे को हम पानी में डाल देते हैं। जब इस पूरी आयरन कास्टिंग को आप पानी में डाल देंगे, जैसे ये हो गई और ये पूरा पानी में आपने डाल दिया, तो इसका वेट कितना हो गया बच्चों, 4000 न्यूटन हो गया। तो इसकी वॉल्यूम कितना है, v। ये कास्टिंग के अंदर v डैश है ही, मतलब कैविटी के अंदर है ही v डैश, की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिक्विड का कितना वॉल्यूम हटा के वो आया है, v डैश या v माइनस v डैश, उसने लिक्विड कितना डिस्प्लेस करके आया, v। समझ में आया? तो एक बात मुझे समझ में आती है कि अपैरेंट वेट तो चेंज हो गया होगा। अब अपैरेंट वेट जो दिखाई देता है, जो समझ आता है, वो कितना आ रहा है, 4000 के बराबर ऐसा दे रखा है। 4000 न्यूटन वाटर में पता चलता है, दैट मींस दिस इज द अपैरेंट वेट। व्हाट इज अपैरेंट वेट बच्चों, अपैरेंट वेट इज एक्चुअल वेट में से बॉइंट फोर्स आप माइनस कर देते हैं। एक्चुअल वेट कहां मिलता है, हवा में। ये 4000 है, ये हो गया 6000 माइनस आप क्या करेंगे, बाइंड फोर्स कितना निकल गया है, बाइंड फोर्स इज 2000 न्यूटन। क्या बाइंड फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया गया, डेंसिटी ऑफ क्या, किसकी डेंसिटी लिखते हैं, लिक्विड की, कितनी है 1000, 1 ग्राम पर सीसी 1000 केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, जी। तो क्या यहाँ से v निकल आएगा, यहाँ से v आ गया, v की वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ से v डैश आ जाएगा, v डैश इज द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। ये बात बैठ गई, नोट करो, आंसर निकाल के बताओ मुझे जरा v डैश जी, ठीक।
A necklace weighs 50 grams in air and 46 grams in water. Assume that copper is mixed with gold. Find out the amount of copper present. Density of copper and density of gold are specified. देखो बहुत आसान है, एक नेकलेस है सपोज, ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो कॉपर का है और बाकी पोर्शन किसका है, गोल्ड का है, ठीक है। तो मान लेता हूं कि इसका टोटल वॉल्यूम V था, क्या एक काम करते हैं, चलो V इसका टोटल वॉल्यूम है और कह देते हैं कॉपर का जो वॉल्यूम है वो V डैश है, ठीक है। वेट इन एयर इज स्पेसिफाइड व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच, 50 ग्राम्स। तो ये एयर में mg दे रखा है, क्या मास इसका लिखना चाहिए, देखो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम गिव्स अस मास, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं 10 into V डैश प्लस 20 into V माइनस V डैश। ध्यान समझो क्या लिखा है, इसकी डेंसिटी है 10 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम V डैश, इसकी डेंसिटी 20 मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम V माइनस V डैश बराबर कितना हो जाना चाहिए, जो एयर में मास है कितना है, जल्दी बताओ एयर में कितना है, 50 ग्राम। सब कुछ ग्राम पर सीसी में चल रहा है, सब कुछ ग्राम में चल रहा है, कोई दिक्कत है, सीजीएस यूनिट में सब कुछ चल रहा है। जी तो सारी काट दी खुद से, ये भी m into g होना चाहिए, यहाँ पे भी m into g होना चाहिए, g सारी पहले काट दी, खत्म करो, यहाँ 0 0 0 कट जाएगा, ये बचेगा v डैश प्लस 2v माइनस 2v डैश इज इक्वल्स टू व्हाट 5, सो आई कैन से 2v माइनस v डैश की वैल्यू जो है वो कितनी है 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन उन्होंने कह रखी है कि पानी में जो वेट है वो कितना है 46 ग्राम्स। बहुत आसान है, दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर अपैरेंट वेट 46 हो गया, जिसमें से एक्चुअल वेट 50 ग्राम है, तो बॉयंट फोर्स कितने ग्राम के बराबर है, 4 ग्राम। डायरेक्ट लिखूं, स्टेप सेव करने चाहिए हमें, डायरेक्ट बॉयंट फोर्स किसके बराबर है, बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू 4 ग्राम के बराबर है, दैट्स इट। बॉयंट फोर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड का वेट कितना डिस्प्लेस किया गया होगा, देखो ये पूरा का पूरा लिक्विड में गया होगा, तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ v। किसमें इमर्स किया, वाटर में, वाटर की डेंसिटी 1, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बराबर 4, डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्यों, g तो हटा दी, g पहले हटा दी, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 4, v 4 हो गया, यहां रख दो, तो 4 2 जा 8, 8 माइनस v डैश कितना हो गया 5, तो v डैश की वैल्यू कितनी हो गई 3 cc। 3 cc is what, वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्रेजेंट, और कितना मास प्रेजेंट होगा, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम को, 30 ग्राम, 30 ग्राम जो है वो क्या है, क्या मास। An object of weight W in air weighs W1 in air, W1 in water and W2 in a liquid. Find out the relative density of liquid. सवाल सुन लो, एयर में ऑब्जेक्ट का वेट है W, वाटर में उसका वेट हो जाता है W1, एक तीसरा लिक्विड है उसके अंदर जो वेट हो जाता है वो हो जाता है W2। आपको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालो, करो एक बार ट्राई करो सर। एक ऑब्जेक्ट का वेट W है इन एयर, इट वेज W1 इन वाटर। एयर में तो वेट W है, मेरे हिसाब से ये सबने कर लिया होगा। अपैरेंट वेट दिया हुआ है W1, अपैरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज अपैरेंट वेट इक्वल्स टू, अपैरेंट वेट होता है W डैश बराबर W माइनस बॉयंट फोर्स, यही तो होता है, एक्चुअल वेट में से आप बॉयंट फोर्स माइनस करते, दैट्स इट, बहुत आसान बात है। तो वाटर में W1 है, तो W1 बराबर W माइनस व्हाट इज बॉयंट फोर्स, एयर में तो W ही है, बॉयंट फोर्स कितना होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी कितनी लिक्विड की, रो ऑफ वाटर, अरे वाटर के अंदर बात हो रही है ना, into volume into g। and what about सेकंड केस में, लिक्विड के अंदर, सेकंड लिक्विड के अंदर जो अपैरेंट वेट है वो W2 है, हवा में जो वेट है वो W है, माइनस बॉयंट फोर्स कितना होगा, तो लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय V मल्टीप्लाइड बाय g। तो आप यहां से रो W की वैल्यू निकालेंगे,
रो डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी w माइनस w1 अपॉन vg। यहाँ से रो एल की वैल्यू निकालेंगे w माइनस w2 अपॉन vg, और दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि वो पूछ रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो होता है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। ये नहीं समझ में आया क्या? आ गया, बहुत आसान है ना। तो रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर आप कर देंगे तो ये आ जाएगा w माइनस w2 अपॉन w माइनस w1। आंसर टू द प्रॉब्लम सिंपल है। Yes, please pay attention. एक ब्लॉक है 200 kg का जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, इसे डीप लेक के अंदर रख दिया गया, ठीक है, और यहाँ डोरी से बांध दिया गया है जमीन से, ठीक है, जमीन से एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया है। पहला सवाल है फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है? टेंशन कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनो, कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे बताओ। What are the various forces which are acting on it? एक तो लग रहा होगा mg vertically downward, एक लग रहा होगा buoyant force, और एक स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी? टेंशन। अगर FBD बना है 200 kg ब्लॉक का तो एक ऊपर लग रहा है buoyant force और नीचे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg और एक टेंशन। टेंशन तो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है, तो पहले तो mg की वैल्यू निकाल लेते हैं। मास इनटू g, व्हाट इज m? 200 इनटू g, ये कितना हो जाएगा? 2000 न्यूटन। And buoyant force is equals to the weight of liquid displaced। सही बात है। वेट कैसे निकालूंगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय g। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? 10 की पावर 3। वॉल्यूम कितना है? 1। g कितना है? 10। तो ये हो गया 10,000 न्यूटन। buoyant force 10,000 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको होल्ड करके रखने के लिए हमें डोरी अटैच करनी पड़ी, नहीं तो ये छूटते ही ऊपर चला जाता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताएं। टेंशन विल बी 10,000 माइनस 2000 व्हिच इज इक्वल्स टू हाउ मच? 8000 न्यूटन। इतनी टेंशन इस स्ट्रिंग में है। समझ आ गया? बस सिंपल, अपन ने यहाँ पर तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल सा फोर्सेस बैलेंस किए हैं। अगला सवाल है इफ द स्ट्रिंग इज कट। अब अगर हम स्ट्रिंग को कट कर देते हैं तो बताइए ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? इफ द स्ट्रिंग इज कट, अगला सवाल इसमें ये है, इफ द स्ट्रिंग इज कट तो क्या होगा कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कितने एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर जाएगा? चलो बताओ फटाफट, कितने एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा? बोलिए। जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो टेंशन तो गायब हो गई। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक buoyant फोर्स ऊपर की तरफ कितना? 10,000 न्यूटन। क्या 10,000 ये चेंज हो रहा है क्या? buoyant फोर्स अभी भी अंदर ही लिक्विड इमर्स, लिक्विड के अंदर ही पूरा का पूरा इमर्स्ड है, नीचे 2000 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा कितने का? 8000 न्यूटन जितना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय उसका मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज हाउ मच? 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन के साथ अगर ये ऊपर जाता है, फाइंड आउट द वेलोसिटी विथ व्हिच इट रीचेस द सरफेस। कितनी वेलोसिटी से ये सरफेस को रीच करेगा? फाइंड आउट द वेलोसिटी with which it reaches the surface। कितने वेलोसिटी के साथ ऊपर पहुंचेगा बताओ? बताओ बताओ जल्दी बताओ। बिल्कुल। क्यों चेंज होगा? क्या mg चेंज हो रहा है? क्या buoyant फोर्स चेंज हो रहा है? नहीं। buoyant फोर्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं। रो vg वही है। क्या mg भी वही? सब कुछ वही है, सिग्मा vg, रो vg सब कुछ सेम है, तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये। आप
अगर सोचो ये यहाँ पर होता तो क्या फर्क पड़ जाता, वॉल्यूम तो इनवर्स अभी भी इतना ही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी वही है, g भी वही है, mg भी वही, खत्म है। तो क्या सोचना है, तो सिंपल सा जो एक्सेलरेशन है, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है, तो आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as लगा देंगे। तो इनिशियल रफ्तार आपने 0 से शुरू किया, वेलोसिटी जो हो जाएगी 2 इनटू एक्सेलरेशन, यस डोंट स्पीक, acceleration is 40 and distance is 100, कितना हो गया ये, this is 20 into 10 into 20 into 2, 20 root 20, इतने से ये स्ट्राइक करे। कोई पूछ ले टाइम कितना लगेगा, इसमें क्या है, काइनेमेटिक्स है, कोई पूछ ले टाइम कितना लगेगा, तो आप लिख लेंगे v = u + at लगा लो, या s = ut + ½ at² लगा लो, आपके ऊपर है जो करना हो। कोई अच्छा इसके आगे क्या सवाल पूछा जाता है, सुनो इधर, इसके आगे ये पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है और ऐसा कहते हैं हम कि यहाँ पर आया, जैसे ही आया सरफेस को इतनी रफ्तार के साथ स्ट्राइक करता है, तो जैसे ही बाहर जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी कितनी, 20√20, इससे ये बाहर जंप मारता है, तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसकी रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी, घट जाएगी, तो पूछेगा मैक्सिमम हाइट कितनी चला जाएगा, ये तो काइनेमेटिक्स है यार, इसमें कराने की जरूरत है क्या कुछ, कोई पूछ ले कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो ये तो वही है सब काइनेमेटिक्स 1D, इससे बेसिक चीज तो क्या ही थी, व्हाट इज h max इस केस में u²/2g, ठीक है, कितने टाइम में दोबारा सभी इस पे पानी में गिर जाएगा, u/g। टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ बायंसी। अभी कल हमने बायंट फोर्स का कैलकुलेशन पढ़ा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। द बायंट फोर्स इज गिवन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कहता है कि जितना बॉडी अगर लिक्विड के अंदर आई है तो उसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसका वेट इज इक्वल्स टू द बायंट फोर्स, यही बायंट फोर्स होता है। अब ये कहा जा रहा है कि बायंट फोर्स लगता कहाँ है, अब इसकी बात हो रही है, ठीक है। बायंट फोर्स, अब अगर आपकी एक एक्सटेंडेड बॉडी है तो एक्सटेंडेड बॉडी पे कहां पर बायंट फोर्स लगाते हुए आप इमेजिन कर सकते हैं, उस पॉइंट की बात हो रही है। तो सेंटर ऑफ बायंसी वो जगह होती है जहां पर आप इफेक्टिवली मान सकते हैं कि सारा का सारा बायंट फोर्स लग रहा है। जैसे ये दिस कांसेप्ट इज सिमिलर टू द कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। जैसे आप करते थे कि बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस एक बॉडी पे लग रहे हैं, तो हर जगह ना लगा के आप क्या करते थे कि सारा का सारा फोर्स आप कहां मान लेते थे, सेंटर ऑफ मास में मान लेते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मानना होगा कि बॉयंट फोर्स लग कहां रहा होगा, एक ऐसे पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जो फ्लूइड निकला है उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास है उसी जगह पे बॉयंट फोर्स लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि लिक्विड इसमें भरा हुआ है कंटेनर में, और यहाँ पर मैंने एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इमर्स कर दिया, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लिक्विड निकल गया होगा इतना ही अमाउंट में, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेस्ड लिक्विड यहाँ पर है तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो सेंटर ऑफ मास है उसी जगह पर क्या लग रहा होगा, बायंसी फोर्स। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास पे ही क्या लग रहा होगा, बायंट फोर्स। mg भी यही लग रहा होगा, बायंट फोर्स भी यही लग रहा होगा, ठीक है, खत्म है बात। मैं क्या नई बात बता दी। एक और चीज लिखिए, इट इज आल्सो द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इफ द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल ना होना चाहिए लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल का यहाँ मतलब है जिसकी डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आता। कंप्रेस हो गया लिक्विड तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और अगर डेंसिटी कम हो गई मतलब फैल गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ऐसा नहीं हो रहा है, उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। तो बस आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे चले जाना है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। अब सेंटर ऑफ मास तो हम जानते हैं ना, हमने बहुत सारे कांसेप्ट पढ़ रखे थे कि डेंसिटी इधर से उधर तक वेरी कर रही है, लीनियर मास डेंसिटी भी वेरी करती थी, सिग्मा भी वेरी करता था। यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट है तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास भी होता है, जानते ही हो। वहां पर भी ऐसे ही था कि अगर डेंसिटी एक जैसी होती थी तो हम मानते थे कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास भी है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिक्विड यहां तक भरा हुआ है और एक रॉड है जो इस तरीके से है,
ठीक है, इस तरीके से रॉड है। तो रॉड जो है इस तरीके से यहाँ पर प्लेस्ड है। तो अब आपसे पूछा गया कि बॉयंसी फोर्स कहाँ लगेगा। अब बॉयंसी फोर्स कहाँ लगेगा, देखिए अब आप ज्योमेट्रिकल सेंटर पे बॉयंसी फोर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि अंदर लिक्विड के अंदर जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो इतना है ना। तो जितना डिस्प्लेस्ड है, डिस्प्लेस्ड के सेंटर पे बॉयंसी फोर्स लगेगा, F बॉयंसी यहाँ लगेगा। जबकि हो सकता है मास mg यहाँ लग रहा हो आधी लेंथ पे, ये L/2 और ये L/2 हो, तो mg यहाँ लगेगा, लेकिन बॉयंट फोर्स कहाँ लग जाएगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मतलब यहाँ जितना वो पानी के अंदर है उसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे क्या लग जाएगा, बॉयंसी फोर्स। बहुत आसान बात बताई है, समझ गए क्या। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूं कि ये अंदर जो लेंथ है वो लेट अस से 2/3 लेंथ है, 2L/3 है और ये L/3 है, तो यहां से L/2 पे तो mg लग जाएगा, और ये 2L/3 है तो यहां से L/3 पे बॉयंट फोर्स लगेगा। दैट्स इट, ये बताना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसमें एक सवाल कराता हूं मैं, देखिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म सा स्फीयर है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, यू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर और सच दैट उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट O स्टैंड्स फॉर द सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। तो आपसे पूछा गया है कि ये बॉल जो है या स्फीयर जो है ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो कि यहां पर सेंटर ऑफ मास पे तो क्या लग जाएगा, mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कौन सा है, ये वाला, इतना जो डिस्प्लेस हुआ है, लिक्विड तो सेम ही डेंसिटी का है ना, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी बदल रही है। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंटर ऑफ मास पे, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंटर ऑफ मास कौन सा है, ये कौन सा है, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। हमें बॉडी के सेंटर ऑफ मास से मतलब नहीं है, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ढूंढना है। तो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का ज्योमेट्रिकल सेंटर तो ये यहां पर लग रहा होगा बॉयंट फोर्स। तो सीधी सी बात है कि इस O पॉइंट के, ये इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में जहां पर बॉयंट फोर्स लग रहा है, वहां पर अगर आप इसके रिस्पेक्ट में टॉर्क देखेंगे तो R क्रॉस F से आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो ये किस तरीके से रोटेट करवाएगा इसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका रोटेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा उस टाइम। तुम्हें तो वैसे भी मैंने बता रखा है, अपन ने रोटेशनल में भी ये बात अच्छे से पढ़ी हुई है कि जब तक mg की लाइन इसी से पास ना हो जाए तब तक ऑब्जेक्ट घूमता रहता है ना। SHM में भी बताइए ये बात कि mg की लाइन उसी सेंटर से पास हो जाए तब वो घूमना या रोटेट करना बंद कर देगा। समझ रहे हो ना, नोट कर लो इसे। बॉयंट फोर्स कहां लगता है, सेंटर ऑफ बायंसी पे लगता है। ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, और 99% केसेस में डेंसिटी नहीं बदल रही हो। बहुत रेयर केसेस में ऐसा आपके पास कोई इलस्ट्रेशन आ सकता है जहां डेंसिटी वेरिएबल हो। यस, रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड की डेंसिटी ρl है, इस रॉड की डेंसिटी ρs है और इसकी लेंथ जो है l है। इसका L/3 पोर्शन जो है वो लिक्विड के बाहर है, यहाँ पर ये हिंज पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो ρl और ρs के बीच में क्या रिश्ता है ये आपको बताना था। अब सवाल समझिएगा कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। पहले तो मैं ये मार्क कर दूंगा, एक mg का फोर्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, कितनी दूरी पे, यहाँ से कितनी दूरी पे लगेगा, L/2 दूरी पे, कोई परेशानी नहीं है। सिमिलरली हिंज पॉइंट से भी अगर दूरी देखूंगा तो कितनी है, L/2, वो तो बहुत आसान बात बताइए। नेक्स्ट है बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स कहां लगेगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं रहा होगा, सच दैट बॉयंट फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब ध्यान दो, सुन लो एक मिनट इधर। अगर बायंसी फोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है तो हिंज पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है, L/3। mg की दूरी कितनी है, L/2। इतना क्लियर होना चाहिए। हिंज भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, कुछ हॉरिजॉन्टल में और कुछ वर्टिकल। हिंज फोर्स तो होता ही है ऐसा। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मान लेता हूं मैं Nx और एक वर्टिकल मान लेता हूं Ny। लेकिन अगर मैं रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों लिखूं तो एक बात तो पता चल जाती है, Nx तो खत्म ही हो गया, कुछ है ही नहीं। Ny plus buoyant force is balanced by Mg, translational equilibrium. Mg is balanced by Ny
बायनेंसी फोर्स। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, उसी से आंसर आ जाएगा। आप इस हिंज पॉइंट पर बैठकर आप क्या करें, टॉर्क को जीरो कर दें। इस पॉइंट पे बैठ के टॉर्क जीरो करें। सो वी आर बैलेंसिंग द टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो, दिस गिव्स यू द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां से रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ध्यान दो अभी इधर mg का टॉर्क लिख रहा हूं। mg का टॉर्क इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, बॉयंट फोर्स का टॉर्क इसे एंटी क्लॉकवाइज। दोनों के टॉर्क बैलेंस कर दो। mg कितनी दूरी पे लग रहा है बताओ, mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, ये दूरी l/2 है, तो ये हो जाएगा mg l/2 cos थीटा। mg l/2 cos थीटा will be balanced by buoyancy force Fb, और ये कितनी दूरी पे लग रहा है, l/3, और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, l/3 cos थीटा। cos थीटा l से cos थीटा l तो चला ही गया। अब आपको लिखना है mg, मास, मैं बोलूं, मास ऑफ द रॉड, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ द रॉड इनटू वॉल्यूम। लेट अस से क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, A इनटू L, वॉल्यूम, और मल्टीप्लाइड बाय G, और नीचे यहाँ हाफ तो चल ही रहा है। बॉयंट फोर्स कितना है, बॉयंट फोर्स किसके बराबर होता है, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, और डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना, इसके अंदर कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। ये लेंथ कितनी है लिक्विड के अंदर, 2l/3। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू 2l/3, और इनटू G तो चलेगा, इनटू 1/3 चल रहा है। तो देखो क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी अब इसमें, AL और G क्या बचा, ρs अपॉन ρl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/9। 4/9 दिस इज द आंसर। एक वेसल है, वेसल मतलब शिप हो गया, कुछ बोट टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब स्टेबिलिटी, बहुत अच्छी बोट बनाइए, इसमें आप नहीं पाएंगे। फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि तूफान आने लगे, अगर लहरें जो है इसको घुमाना चालू करें। घुमाना कैसे, क्या होता है, वो उसकी फिजिक्स हमें पढ़नी है। यूजुअली होता है ऐसा है कि लेट अस से दिस इज द लाइन, इस लाइन पे किसी ना किसी पॉइंट पे mg का फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास जहां पर g एक्ट कर रहा है, अब उसे मैं कहूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहूंगा अब उसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जहां mg जो है इफेक्टिवली लग रहा है। सो दैट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और कोई ना कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर बॉयंट फोर्स भी लग रहा होगा, उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ बायनेंसी। दो ऐसे पॉइंट होंगे, एक तो जहां mg लग रहा होगा जिसे हमने कह दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर क्या लग रहा होगा, सेंटर ऑफ बायनेंसी होगा, जहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स लगेगा। यहां तक कोई परेशानी है। अब देखो ध्यान से एक बात समझना, मैं कुछ केसेस लेके चल रहा हूं और आप बताइएगा उसमें कि उस केस में शिप खतरे में है या वो सेफ है। सबसे पहले मैं कहता हूं कि बोट इस तरीके से है सच दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायनेंसी दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट पे mg भी नीचे लग रहा होगा, बायंट फोर्स ऊपर लग रहा होगा, सेम पॉइंट पे दोनों एक्ट कर रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सपोज अब हमारे पास एक शिप का ऐसा स्ट्रक्चर है सच दैट सेंटर ऑफ मास उसका ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, mg नीचे लग रहा है, बायंट फोर्स ऊपर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, अगर लेट अस से स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाए या वेव्स आ जाए, टाइड्स आ जाए और वो थोड़ा सा इसको झुकाएं। मान लीजिए कि ये थोड़ा सा झुक जाए, इस तरीके से झुक जाए सच दैट सेंटर ऑफ मास थोड़ा यहां शिफ्ट हो जाए, मतलब ये झुक गया, हवा चल रही है या लहरें चल रही है, कुछ भी चल रहा है, सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहां आ गया।
अब होगा क्या, सेंटर ऑफ मास mg जो है यहाँ एक्ट करेगा, बॉइंट फोर्स ऊपर एक्ट करेगा। बच्चों ये गुड डिजाइन है कि पुअर डिजाइन है? पुअर डिजाइन है। क्यों? सोचो ये अगर सेंटर है, mg का टॉर्क इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, और ये बॉइंट फोर्स भी वापस क्या करेगा, इसे एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज वेरी बैड डिजाइन। व्हाट विल हैपन, जो शिप है वो अपने इस पॉइंट के अबाउट यू घूम जाएगी, ये ऐसे घूमी, हल्की सी जैसी डिस्प्लेस हुई तो एमजी को ऐसे खींच लेगा, ले पानी में गई, खत्म है, खत्म है। यस इट इज नो नॉट एक्चुअली रॉन्ग, बट यस दिस इज अ वेरी पुअर डिजाइन। नाउ लेट अस से कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, सॉरी सेंटर ऑफ, ये मैंने क्या लिखा, दिस इज, I'm so sorry, this is center of buoyancy यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर मान लेते हैं this is center of buoyancy ऊपर लग रहा है और center of gravity नीचे है। अब क्या होगा, let us say हवा आती है और या टाइड्स आती हैं, इसे दोबारा डिस्प्लेस करती है और ये let us say ऐसे डिस्प्लेस हो गया, तो center of buoyancy यहाँ पहुंच गया, center of gravity यहाँ पहुंच गया, क्या होगा? Is it a good design? ये buoyant force ऊपर लग जाएगा और mg का फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे इस पॉइंट पे लगेगा। अब इस पॉइंट के अबाउट किस तरीके का टॉर्क प्रोड्यूस होगा? क्लॉकवाइज। ये वापस इसको लाना चाहेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तुम समझ रहे हो? यहाँ पर हमने अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो buoyant फोर्स और mg के जो टॉर्क लगेंगे वो कैसे लगेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ अगर तुमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो दोनों में ही खत्म, एंटी क्लॉक, ये तो खत्म केस है। दिस इज नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो टॉर्क इस तरीके से लगे कि वापस मीन पोजीशन पे लाने की टेंडेंसी हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दिस डिजाइन इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि अगर आपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन लेके जा रहा है, खत्म है केस। दिस डिजाइन इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस डिजाइन को क्या कहेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप सोचो इसको अगर आपने अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया और लेट अस से शिप ऐसे टेढ़ी हो गई तो mg भी एक ही जगह पे लग रहा है, buoyant फोर्स भी उसी जगह पे लग रहा है, तो ये टेढ़ी चलती रहेगी। हाँ भाई ऐसा ही है, मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। जो भी नई, अगर आपने मीन पोजीशन से उसे डिस्प्लेस कर दिया तो वो नई पोजीशन ही उसकी मीन पोजीशन बन जाती है। तो ये ऐसे हो जाएगी। अब ये टेढ़ी होती हुई चल रही होगी, ठीक है, चलने दो। क्या मोमेंटम? जब ये टेढ़ी हुई तो मोमेंटम तो तुम कह रहे हो एसएचएम करेगी? नहीं, टेढ़ी हो जाएगी। नोट करो इसे। एक बात, वो तो लास्ट केस था। What should be the minimum value of small m of negligible volume so that this is wooden block? This wooden block should stay in vertical position. Minimum value vertical position में रखने का मतलब है ये इसकी equilibrium position है। आप ये छोटे m की क्या minimum value रखेंगे कि ये हमेशा ऐसी वर्टिकल पोजीशन में रहे। वर्टिकल पोजीशन में रहने का मतलब है हम चाहते हैं कि ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में से हटाइए। अगर आप बहुत ज्यादा मास यहाँ अटैच कर देते हैं और डिस्प्लेस करोगे तो इस mg का टॉर्क इतना भयंकर होगा कि इसे वापस मीन पोजीशन पे ले आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत कम मास रखना है, बस इतना ही रखना है कि ये वापस इक्विलिब्रियम में लौट आए। मतलब हम किस टाइप के इक्विलिब्रियम की बात करना चाहेंगे? लिमिटिंग केस की, कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाए एक बार के लिए। इससे ज्यादा मास हम लटका देंगे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। मतलब ये तो मिनिमम वैल्यू, इससे ज्यादा रखिए अच्छी बात है। पहले तो इस बात से अपने आप को सेटिस्फाई करें कि क्या बोल रहा हूं, कि इसका कम से कम इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखने के लिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होना ही चाहिए। अनस्टेबल में तो गिर जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कितनी भी वैल्यू, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, कितना जितना ज्यादा मास लटकाते जाएंगे उतना ही इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। अच्छी बात है। हम तो एकदम लिमिटिंग सिनेरियो पे चले गए। लिमिटिंग सिनेरियो में क्या होगा
कि सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाएंगे, सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। तो मैं मान लेता हूं यहां कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो और सेंटर ऑफ बायंसी भी हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसी पॉइंट पे हो और सेंटर ऑफ बायंसी भी इसी पॉइंट पे आ जाए। अब आप देखिए मैं यहाँ पर एक्सिस डिफाइन कर रहा हूँ, ये y इक्वल्स टू 0 है और यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो ये y की वैल्यू चलेगी, ठीक है। एक बात बताइए, क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि रॉड के लिए, इस वुडन ब्लॉक के लिए मास कितनी दूरी पे होगा? इस वुडन ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा? L/2। तो यहाँ से L/2 पे एक कैपिटल M प्रेजेंट है, हाँ या ना? और y इक्वल्स टू 0 पे ही छोटा m प्रेजेंट है। तो क्या आप इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऑब्लिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट कर सकते हैं? यस, वेरी इजीली। कितना होगा बोलिए, कितनी दूरी पे होगा? YCOM कितनी दूरी पे होगा? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये छोटा m मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय दूरी कितनी है? L/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, छोटा m प्लस कैपिटल M। तो YCOM की वैल्यू कितनी हो गई? mL/2 इनटू छोटा m प्लस कैपिटल M, ये छोटा l है, ठीक है। इतनी बात बैठ गई है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको YCOM मिल चुकी है। हम चाहेंगे कि सेंटर ऑफ बायंसी भी इसी पॉइंट पे एक्ट कर जाए। हमें ये नहीं पता है कि हम कितनी दूरी में अंदर हैं, हम नहीं जानते कितना है। तो मान लेता हूं कि ये दूरी कितनी है? x है। ये दूरी कितनी है? x है। तो बाकी बाहर कितनी बच गई? L-x। क्या हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ बायंसी कहां लगता है? Where is the point of center of buoyancy? Displaced liquid का सेंटर ऑफ मास, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर। मतलब ये दूरी कितनी होनी चाहिए? यहां से यहां तक सेंटर ऑफ बायंसी की दूरी कितनी होनी चाहिए? x/2। और बाकी बची हुई दूरी भी कितनी होनी चाहिए? x/2। तो क्या YCOM ही x/2 है? जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वही दूरी कितनी होनी चाहिए? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का आधा, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर x/2। इसका मतलब है YCOM should be equals to what? x/2। इतना बैठी बात? नहीं बैठी। सुन लो एक और बात। मैंने क्या किया, पहले तो सेंटर ऑफ मास निकाल लिया कंबाइंड सिस्टम का। जो सेंटर ऑफ मास है वही सेंटर ऑफ बायंसी भी रखनी है। अब अगर x लेंथ हम अंदर है लिक्विड के, तो x/2 पे होनी चाहिए सेंटर ऑफ बायंसी। यहां से x/2, ऊपर से भी x/2, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो YCOM ही x/2 के बराबर है, पहली चीज। अब हमें x निकालना है कि x है कितना एक्चुअल में। x निकालने के लिए आप एक बात समझें कि ये चीज जो है ये फ्लोटिंग कंडीशन में है, और फ्लोटिंग कंडीशन में है मतलब जो वेट है वो किसको बैलेंस करके बैठा है? बाइंड फोर्स को। तो आप एक बात समझ जाइए कि m प्लस m इंटू g, जो बाइंड फोर्स है वो किसको बैलेंस करके बैठा है? बाइंड फोर्स किसको बैलेंस करके बैठा हुआ है? mg को। बाइंड फोर्स कैसे लिखूंगा जल्दी बताओ? इतने का बाइंड फोर्स, इतने का बाइंड फोर्स बताइए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है अंदर? A into x मल्टीप्लाइड बाय g। g से g कैंसिल हो जाता है, x की वैल्यू जो आ जाएगी m प्लस m अपॉन रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्या हम यहाँ रख दें तो आंसर आ जाएगा? बस देखिए YCOM की वैल्यू तो हो गई ml अपॉन 2 टाइम्स m प्लस m बराबर 1/2 ऑफ x। x की वैल्यू कितनी है? m प्लस m अपॉन रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यू हैव टू सॉल्व फॉर स्मॉल m। स्मॉल m के लिए सॉल्व करना है, आंसर है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है d2 और जो इस मटेरियल की डेंसिटी है वो है d1। ये पूरा लिक्विड के अंदर ही है। अब क्या कह रखा है कि रॉड को डिस्प्लेस किया गया छोटे से एंगल थीटा से विद रिस्पेक्ट टू दिस पिवट पॉइंट या हिंज पॉइंट व्हिच इज p। तो जैसे ही आप इसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे ये कुछ ऐसी रॉड हो जाएगी। लेट अस से दिस एंगल इज गिवन एज थीटा। बताइए mg कहां लगेगा और बाइंड फोर्स कहां लगेगा? mg जो है इसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लग रहा होगा, mg इसी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसी पॉइंट पे क्या लग रहा होगा? एक बाइंड फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि
टोटली अंदर ही है, ये कुछ पोर्शन बाहर नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड भी यही है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर यही, सब दोनों चीजें एक ही जगह पे लग रही, ठीक है। तो अगर हम इस P पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिखना चाहें तो व्हाट विल बी द नेट रीस्टोरिंग टॉर्क। सबसे पहली बात कि आपने डिस्प्लेस कैसे किया है, एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क कैसा मिलना चाहिए, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज मिल रहा है तभी एसएचएम होगा, नहीं तो नहीं होगा। पता चला आपने एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया और टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, खत्म है, फिर वो एसएचएम नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं कि mg का फोर्स कितना लग रहा है। mg is equals to density of the material d1 multiplied by volume। वॉल्यूम क्या लिखोगे, इसकी लेंथ दे रखी है क्या क्वेश्चन में, l लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया s है, तो s into l into g। ये तो लग रहा है mg का फोर्स। बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड की डेंसिटी एरिया हो जाएगा SL into G। कौन बड़ा है बच्चों, D1 या D2? सवाल में गिवन है D2 की वैल्यू जो है वो D1 से ज्यादा है, तो देखो बाइंड फोर्स ज्यादा लग रहा है, और बाइंड फोर्स ज्यादा लग रहा है तो किसका टॉर्क डोमिनेट कर जाएगा बच्चों, बाइंड फोर्स का टॉर्क डोमिनेट करेगा, और ये इसको कैसे घुमा देगा, क्लॉकवाइज लेकर जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है तो यस देयर इज कंडीशन कि एसएचएम हो सकता है। अभी तो कंडीशन है कि एसएचएम हो सकता है, होगा या नहीं वो अलग बात है। तो टॉर्क अबाउट P पॉइंट लिख देते हैं, P पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क, mg इनटू, जल्दी बोलिए, mg मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दूरी l/2 है, और ये अगर l/2 है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा l/2 sin थीटा। तो यहां मुझे लिखना चाहिए l/2 sin थीटा, और क्योंकि थीटा बहुत छोटा है इसलिए sin थीटा टेंड्स टू थीटा, तो ये थीटा ही हो जाएगा। ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। बॉइंड फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज, इसको मैं माइनस में ले लूं, और बॉइंड फोर्स का टॉर्क बॉइंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वही दूरी, डिस्टेंस तो सेम ही है l/2 थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही है l/2 थीटा। तो बस बॉइंड फोर्स लिखना है हमें, बॉइंड फोर्स इस और mg की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए d2sl l/2 थीटा माइनस d1sl into g into l/2 थीटा। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, d2 minus d1 यहाँ आ जाएगा, अंदर यहाँ बाहर निकल जाएगा sl square by 2 into g multiplied by what, थीटा। सही बात है, इधर देख लो, बाद में लिख लेना, I'll give you time। यहाँ पर s into l square बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, g भी बाहर आ गया, थीटा भी बाहर आ गया, अंदर रह गया d2 minus d1, और टॉर्क बराबर आप क्या लिखते हैं, I अल्फा ओमेगा स्क्वायर थीटा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एंड पॉइंट्स ml स्क्वायर बाय 3, क्या होता है ml स्क्वायर डिवाइड, बस वही करना है। मास, इसको मैं टॉर्क को लिख देता हूं ml स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, अल्फा को लिख दे रहा हूं ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर d2 minus d1 into sl स्क्वायर g by 2 into थीटा। और अब आप मास की वैल्यू बताएं, जल्दी बताओ मास की वैल्यू कितनी है, d1 मल्टीप्लाइड बाय sl, खत्म। मास की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं d1 मल्टीप्लाइड बाय s into l। तो अब क्या क्या कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, देखिए s into l स्क्वायर, s into l स्क्वायर, खत्म, थीटा से थीटा खत्म। एक्चुअली जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, तो यस दिस इज एसएचएम। ऐसे ही तो करते थे, ये एसएचएम, ठीक है, एसएचएम प्रूव हो गया। अब बस यहाँ से इधर उधर ले जाकर थीटा से थीटा भी चला गया, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है d2 minus d1, और g ऊपर ही रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 2 आ रहा है, और d1 into l भी आ रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है दैट विल कम आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स d1l अपॉन 3g d2 minus d1, ये वैल्यू आ रही है।